बेंगलुरु अखबार चैनल में जब भी हमने किसी तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल से आपसे मुलाकात करवाई, इसके सबसे बड़े दो फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो हम सबको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, जो सबसे बड़ा जो दूसरा फ़ायदा है कि हमारी ज़िंदगी के लिए हमें सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें जिससे हमें कामयाबी हासिल हो। आज हम मौजूद है बेंगलुरु के यहाँ पर वसंत नगर में मौजूदा अलायंस फ्रांसिस यहाँ पर है, जो इंडिया और फ्रेंच के जो जॉइंट बायलैटरल के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था, दोनों के एक बायलैटरल कल्चरल को बढ़ाने के लिए। इनके प्रेसिडेंट ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब जो आर्ट में प्ले राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और जो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जब आम आदमी पार्टी कर्नाटक में उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। काफ़ी सारी इनकी खिदमत हैं, पर्टिकुलरली उर्दू ज़ुबान के बारे में, और इन्हें साउथ इंडिया में मिर्ज़ा गालिब भी कहा जाता है। आइए आज हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं, इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, और ख़ुद भी हम सुनते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से आगे जाए, और इंडिया की गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में भी हम बात करते हैं। अपने घर का दरवाजा बंद और आना जाना मौकूफ कर दिया। बेशुगल जिंदगी बसर नहीं होती, सो ज़मीमाए अपनी सरगुज़िश लिखना शुरू की। जो कुछ सुना उसको ज़मीमाए ख़ाक करता गया। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम दिल्ली और उस मोहल्ले का नाम बल्ली मारों का मोहल्ला है। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला ने साहब इंग्लिस्तान से ये अहद लिया था कि बर वक्त गारत दिल्ली ये लोग बचे रहे, सो ये कूचा महफूज रहा। चुनाचे जब राजा के सिपाही जिस शख्सियत का अभी हमने आपको तारुफ करवाया, आज वो शख्सियत खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आज़ादी से पहले भी गंगा जमनी तहज़ीब के लिए माना जाता है और आज भी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना सेकुलरिज़म है मैं नहीं समझता कहीं और आपको मिलेगा। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, शायद ना मिले आपको। लेकिन यहाँ लोग इतने अच्छे हैं कि भाई ये चाहते हैं कि भाई एक दूसरे से मिलकर रहें। हाँ, चंद लोग हैं, वो तो आपको हर कम्युनिटी में मिलेंगे। चंद लोग चाहते हैं कि कुछ नफ़रतें फैलाएं, वो फैला रहे हैं, बट उनकी चंद लोगों की नफ़रतों से जो है ना पूरे लोगों पर इसका असर नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है हमारा देश जो है ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा है। सर, शोरा की अगर हम बात करें, आपको उर्दू अदब का एक सोल्जर कहा जाता है। इतने बड़े शोरा हैं, अल्लामा इकबाल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, रूमी हैं। ऐसा क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने आपकी ज़िंदगी पर इतना बड़ा असर क्यों था कि आपको इंडिया में मिर्ज़ा गालिब कहा जाता है? अरे शुक्रिया। अगर ऐसा कहें तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात होगी कि मैं बहुत बड़ा परस्तार हूँ मिर्ज़ा गालिब साहब का, क्योंकि मुझे उनकी शायरी में वो सेकुलरिज़म दिखाई देता है। वो कभी एक मज़हब की बात नहीं करते अपनी शायरी में, वो तो हमेशा सेकुलर रहे हैं, और उनकी शायरी में काफ़ी फ़िलासफ़ी भी है। तो जब जब मैं उनके अशार पढ़ता हूँ तो एक नए माने ढूंढने लगता हूँ उनके अशार में, और जैसा जैसा मैं मैच्योर होता जा रहा हूँ और मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि गालिब साहब ने बहुत पहले बहुत कुछ कह गए हैं, तो इसलिए मेरा दिल किया कि उनके नाम पर एक प्ले करूं। जैसे गुलजार साहब ने एक सीरियल बनाया था, जी। तो मैं चाहता हूं कि एक नाटक उनके नाम से करूं, और वो मैं कर रहा हूं। वो ज़िक्र गालिब के नाम से मेरा ड्रामा है, जिसमें मैं उनके खतूत पढ़ता हूं, जिसको कथक के डांस में नंदिनी मेहता ने कोरियोग्राफ किया है। स्मिता श्रीनिवासन उसको कथक के डांस में पेश करती है, और रघुपति जा गालिब के गज़ल गाते हैं। ये लोगों को बहुत पसंद आया। ये प्ले मैंने इंडियन कॉन्सुलेट दुबई में भी किया था। हैदराबाद में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इसका। अब मैं दिल्ली में करने जा रहा हूँ 4 दिसंबर 2022 को। मेरा शो दिल्ली में LTG ऑडिटोरियम मंडी हाउस में है। सर, अगर इंडो यहाँ की इस जगह की हम बात करें जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज सेंटर बना है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादातर यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पर्सन रिप्रेजेंटिंग द आर्ट, द टू मिस्टर ज़फ़र मोहिउद्दीन माइनॉरिटी, ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, ये ऐसा है। देखिए,
मैं तो 35 साल से थिएटर वगैरह करता आ रहा हूँ। मुझे आर्ट और कल्चर से मोहब्बत है। मैं यहाँ का मेंबर था, तो मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत से यहाँ प्रेसिडेंट चुनेंगे। काफ़ी लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट्स मुझे दिए और मैं यहाँ 2 साल अलियांस फ्रांसे का प्रेसिडेंट रहा। अब फिर इलेक्शंस होने वाले हैं, देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे चुना। और मैं यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मैं बहुत से शोबों पर काम किया, जैसे कि इस ऑडिटोरियम का नाम मैंने चिरंजीवी सिंह साहब के नाम से रखा, जो 10 साल यहाँ के प्रेसिडेंट थे। एक बहुत ही जाना माना यहाँ का एम्प्लॉई जोसेफ, जो 40 साल अलियांस फ्रांसे के साथ मेहनत की, उसके नाम से मैंने जोसेफ स्क्वायर रखा। और एक डांस टीचर श्रीधर थे, जो काफ़ी बच्चों को डांस सिखाए, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं और बड़े मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड हो गए हैं। वो जब गुज़र गए तो उनके नाम से, श्रीधर के नाम से मैंने डांस स्टूडियो रखा। और एक अहम काम मैंने यहाँ ये किया कि यहाँ आज देख रहे हैं कितने लड़के लड़कियाँ आपको अपने परफॉर्मेंस करते हुए, कि मैंने थिएटर के लिए 50% ऑडिटोरियम के रेट्स काट दिए और क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, क्लासिकल डांस के लिए और लिटरेचर के लिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद काफ़ी लोग अब यहाँ आ रहे हैं एंड दिस हैज़ बिकम ए कल्चरल हब। तो आई एम थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ अलियांस जिन्होंने मुझे चुना। सर, इंडिया में दूरदर्शन की बात करो, ये एक सीरियल है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ था, मालगुडी डेज़। कई लोगों को पता नहीं कि ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब वो शख्स है जिन्होंने कई सारे कैरेक्टर को वॉइस ओवर का उसमें काम दिया हुआ है। कुछ जानते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं जानते। वो मालगुडी डेज़ इंडिया की तहज़ीब का हिस्सा है। सर, आपका रिलेशन शंकर नाग के साथ कैसा जुड़ा और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उस वक्त मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था आर्किटेक्चर UEC कॉलेज में। तो किसी ने बुलाया कि सीरियल चल रहा है, मैं थिएटर कर रहा था, तो मैं जाके ऑडिशन दिया तो मुझे सेलेक्ट कर लिया और शंकर नाग को मैं बहुत पसंद आया। उसके बाद शंकर नाग से मैं बहुत करीब रहा। तो शंकर नाग को मेरी आवाज़ पसंद आई, उनकी वाइफ अरुंधति नाग को मेरी आवाज़ पसंद आई। तो तकरीबन मालगुडी डेज़ में 1-2 कैरेक्टर्स के लिए मैंने डबिंग की है और वही मेरे लिए वर्कशॉप भी थी अपनी आवाज़ को सुधारने की, और वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर बाद में चलकर मैंने 13 एपिसोड के डायलॉग्स भी लिखे और वो शंकर नाग के साथ जो वक्त गुजरा मेरा, वो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। बड़े डायनेमिक डायरेक्टर थे लेकिन बहुत जल्द गुजर गए, वक्त ने उनको बहुत जल्द ले लिया। लेकिन अगर आज रहते तो शायद पता नहीं क्या क्या करते। गिरीश कर्नाड से भी मेरी मुलाकात वहीं से हुई और गिरीश साहब के भी करीब रहा मैं। उनके सीरियल्स को डायलॉग लिखे और उनके डॉकू ड्रामा को वॉइस दी मैंने। तो सत्यू साहब के साथ रहा। ये मेरे बड़े अच्छे उस्ताद गुजरे हैं, MS सत्यू साहब, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जी सर, अगर मैं उर्दू अदब की बात करूं तो आज हमारे हम बचपन से देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम थी, ऐसे नहीं कहा जाइए, लेकिन आज के बच्चे हम देख रहे हैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा अपने आप को मुब्तला कर रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान से दूर जा रहे हैं। इस ज़ुबान को किस तरह से हम हिफाजत कर सकें ताकि आइंदा नस्लें भी इसको बचा कर रखें, वरना हमारे साथ इस ज़बान भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ज़बान को ज़िंदा रहने के लिए कॉमर्स भी ज़रूरी है। ज़बान के साथ कॉमर्स का ये होता है, लेकिन उर्दू ज़बान के साथ कॉमर्स से ज़्यादा आर्ट और कल्चर का दखल रहा है कि लोग उर्दू को अपने तहज़ीब का हिस्सा मानते हैं। भले ही उर्दू की लिपि कम हो रही है, लेकिन उर्दू सीखने के लिए आपको उर्दू मीडियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अंग्रेज़ी मीडियम का हूँ। घर में मुझे दादा ने अलिफ बे ते सिखाया, तो मैं घर में उर्दू सीखा। अब आप दिलीप कुमार को लीजिए, कौन से उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन जब तकरीर करते थे तो ऐसा लगता था कि अच्छे अच्छे डॉक्टरेट्स उर्दू के उनके सामने मतलब उतना नहीं बोल पाएंगे जितना दिलीप कुमार साहब बोलते थे। वो तो 10वीं क्लास भी पास नहीं थे। और तो उर्दू आज भी ज़िंदा है, फिल्मों में ज़िंदा है, आर्ट में ज़िंदा है, थिएटर में ज़िंदा है। तो उर्दू तो रहेगी। हाँ, अलबत्ता क्योंकि पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं तो उर्दू की लिपि कम हो रही है, लेकिन उर्दू को पढ़ना इतना अच्छा लगता है लोगों को। अब देवनागरी में पढ़ने लगे हैं, हिंदी लिपि में उर्दू को पढ़ने लगे हैं। अब फिर अंग्रेज़ी रोमन स्क्रिप्ट में भी जो है नहीं उर्दू की शायरी पढ़ने लगे हैं, लेकिन इसको ज़िंदा रख रहे हैं बहुत से लोग। मैं संजू शराफ का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने रेख्ता.org
एक वेबसाइट शुरू की है और हर साल दिल्ली में उसकी फेस्टिवल होती है रेख्ता की, तो जश्न रेख्ता, मैं भी जा रहा हूँ अटेंड करने के लिए दिल्ली। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है ज़िंदा रखेंगी और आने वाली नस्लें भी जो है ना, अब तो मैं देख रहा हूँ जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है वो लोग उर्दू सीखने लगे हैं, NCPL के कोर्सेस कर रहे हैं और दूसरे और ज़रायों से जो है ना उर्दू सीख रहे हैं, इवन रेख्ता से उर्दू सीख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी उर्दू वैनिश हो जाएगी हमारे सर। क्या आपको लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले हम देखा करते कि हर महीना कहीं ना कहीं एक मुशायरा होता था, गज़ल की रात होती, जिस तरह जिक्र गालिब करें, इस तरह के आर्ट के शोज हुआ करते। क्या महंगाई ने इन चीज़ों को मार दिया कि आज उतने पैसे नहीं मैसर होते, वक्त नहीं है लोगों के पास अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए? ये भी एक वजह है सर। नहीं, देखिए क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम पिछले 150 साल से जब से कॉन्वेंट शुरू हुए हैं हिंदुस्तान में, जब अंग्रेज़ आए तो वहाँ से जो क्या हुआ कि रीजनल लैंग्वेजेस पर असर पड़ा है, ना सिर्फ उर्दू पर बल्कि दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस पर असर पड़ा है, क्योंकि उर्दू तो हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। अब लोगों को काम के लिए अंग्रेज़ी चाहिए, अब इवन आपका इंटरनेट अंग्रेज़ी में है और आप हर जगह अंग्रेज़ी में एक दूसरे को और दूसरे कंट्रियों से कनेक्ट करने के लिए आपको अंग्रेज़ी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि माँ बाप जो है ना बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल भेज रहे हैं, तो लेकिन जिनको शौक़ है वो उर्दू सीखते हैं। अब उर्दू मीडियम के स्कूल भी कम होते जा रहे हैं, फिर भी कर्नाटक में उर्दू मीडियम स्कूल्स अच्छे हैं कंपेयर टू यूपी एंड बिहार। वहाँ तो उर्दू ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। एक ज़माने में उर्दू का गढ़ था उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी ज़िंदा है। मुझे लगता है कि भाई ये उर्दू का शौक़ ऐसा है कि लोग जब सुनते हैं उनके कानों को इतनी मीठी लगती है, वो सीखने की कोशिश करते हैं, भले ही उनकी मादरी ज़ुबान हो या ना हो। मेरा आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल, 2011 के बाद के सेंसस को अगर देखें तो इंडिया में जो मुसलमानों की आबादी को बताया गया था 20+ करोड़ को दिखाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने लिखा है कि हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, 14 करोड़ लोगों ने वो नहीं लिखा है। मेरा आपसे सवाल ये है, आज के नौजवान जिस तरह के गैजेट्स में अपनी ज़िंदगी को मुब्तला कर रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपका इतना बड़ा सियासत में भी आपका सफ़र है, आज के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि अपनी ज़िंदगी कामयाब है, किस तरह से उनको फोकस करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए? आपने जो बात की, मैं नहीं मानता कि भाई उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है और उर्दू को फ़रोग़ करने में बहुत से गैर मुसलमानों का हाथ रहा है। अब आप गोपीचंद फिराक को लीजिए, गोपीचंद सहाय को लीजिए, प्रेमचंद को लीजिए, राजेंद्र सिंह बेदी को लीजिए, गुलजार साहब को लीजिए जो सिख हैं, सरदार हैं, तो इवन गोपीचंद नारंग को लीजिए। ये सब लोगों ने उर्दू में जो है ना उर्दू के लिए काफ़ी काम किया है और उर्दू किसी एक मज़हब से नहीं। इसी पर भी मैंने एक ड्रामा लिखा था, ज़बां मिली है मगर, ये बताने के लिए कि उर्दू से मुसलमानों का कोई ये नहीं है। हाँ, बहुत से लोग लिख रहे हैं क्योंकि उनकी मादरी, आज मैं भी मिलता हूँ कुछ लड़कों से, यूपी के लड़कों से जो मुस्लिम्स हैं, उनको पूछता हूँ आपकी मदर टंग हिंदी, क्योंकि उन्होंने हिंदी में पढ़ा है, क्योंकि वो उर्दू नहीं पढ़े हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी मादरी ज़ुबान में मेरी घर की ज़ुबान भी हिंदी है, क्योंकि ये वैनिश हो रही है। इससे कोई दो राय नहीं है कि उर्दू स्लोली वैनिश हो रही है, लेकिन इतना जल्दी वैनिश भी नहीं होगी, क्योंकि इस ज़ुबान में जो मिठास है ना फिर इसे ज़िंदा करेगी। अब ये बहुत ही क्लासिकल ज़ुबान होके रह गई है, लोग इसको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि पढ़ तो नहीं पा रहे हैं लेकिन कानों से सुनते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई थिएटर के ज़रिए मैं, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों तक पहुँचता हूँ, इस ज़ुबान में पहुँचता हूँ। जो लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आज के नौजवान जो अलायंस फ्रांसिस का हिस्सा बना, आर्ट कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ नौजवान आ रहे हैं, कुछ यंग नौजवान, उनको शौक़ हो रहा है। यहाँ आने के बाद मेरी थिएटर में उर्दू भी सीखे हैं कई लड़के लड़कियाँ। हाँ, उनको लगता है कि ये ज़ुबान हमें सीखना है। आखिर है क्या इस ज़ुबान में, क्या बात है इसमें, इतनी शीरीं और इतनी मिठास है इसमें, इस ज़बान में। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वैनिश हो जाएगी। हाँ, सिलेबस, कॉलेजेस, स्कूल से वैनिश हो रही है, लेकिन लोगों के दिलों से वैनिश नहीं हो रही है। ओके सर, सबसे लास्ट, क्योंकि आपको मिर्ज़ा गालिब का टाइटल मिला हुआ है, हमारे नाज़रीन के लिए आपके अंदाज में गालिब साहब की एक दुआ शार्ट कर दीजिए। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ।
सुभान अल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे साथ ज़फ़र मोहिउद्दीन सर। वाकई इनके खिदमात पॉलिटिकल इस लाइन में ले लीजिए, समाज में ले लीजिए या मिलत की खिदमत में ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी हजरात, नौजवान लड़के लड़कियां अपनी एकेडमिक से हटकर आप इस लाइन में आना चाहिए तो जुड़ना चाहते हैं तो वसंत नगर में अलायंस फोर्सेस यहाँ पर है, यहाँ पर आकर ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब से आप जुड़ सकते हैं।